नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं इस वक्त के सबसे ज्यादा चर्चित और विवादास्पद नेता अरविंद केजरीवाल से। अरविंद जी, वक्त निकालने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कुछ सवाल, एक बड़ी क्यूरियोसिटी है, वो सवाल सबसे पहले पूछूंगा और सीरियसली पूछ रहा हूँ, सिंसियरली पूछ रहा हूँ। आपका आईक्यू कितना है? मैंने कभी नापा नहीं है। एक आम आदमी जितना है। जो नहीं, देश नहीं, के एक आम आदमी का आईक्यू। मुझे डर था कि आप आम आदमी वाला बोलेंगे। और इस देश के आम आदमी का आईक्यू बहुत अच्छा है। अच्छा, क्योंकि पॉलिटिक्स में चर्चा चलती है कि चिदम्बरम का आईक्यू बड़ा शार्प है, तो जिस प्रकार का आपने एक परफॉर्मेंस पिछले एक साल में रखा है, अनबिलीवेबल था, लोग बिल्कुल स्टंड थे, लगा था कि एक बड़ा सीरियस पॉलिटिकल रिफॉर्म शुरू होगा। उसके बाद चूंकि दिल्ली की सरकार बनी और चर्चाएं चली, तो एक कुछ विवाद हैं जिस पर हम लोग आएंगे। आप लोगों से जो हमको सबसे ज्यादा जिज्ञासा है, हमारे दर्शकों को, वो ये है कि आर्थिक नजरिया क्या है, इस पर थोड़ी बातचीत साफ हो जाए। कुछ चीजें आप लोगों ने बोली हैं, लेकिन एक कोई इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट आने वाला था, मैनिफेस्टो आने वाला था, डाल दिया वेबसाइट, उसमें देर हो रही है। डाल दिया वेबसाइट पे, 4-5 दिन पहले डाल दिया। ओके, तो उसको आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके नहीं बताया? नहीं, प्रेस रिलीज दी थी। ओके, पर हम लोग घूम रहे हैं चारों तरफ, मैं दिल्ली में रहता ही नहीं हूँ। अरे तो ये हमसे पता नहीं कैसे मिस हुआ। हाँ, आप ले लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो आपने जो सीआईआई में कहा था कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, अगर उसको ध्यान में रखें तो एक दो चीजें हैं जो अभी के वक्त को डिफाइन करेंगी कि इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। वो ये है कि जो सरकारी पीएसयूज हैं, क्या उनमें डिसइन्वेस्टमेंट होना चाहिए? देखिए, दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि आज तक इस देश के अंदर जब जब डिसइन्वेस्टमेंट की बात हुई तो वो इससे शुरू हुई कि जो लॉस मेकिंग है उसको डिसइन्वेस्ट करो, और जब एक्चुअली डिसइन्वेस्ट करने की बात आई तो जो नवरत्ना थे और जो सबसे प्रॉफिट वाले थे उनको डिसइन्वेस्ट किया गया। दूसरी चीज ये हुई कि जब उनको डिसइन्वेस्ट किया गया तो उसको डिसइन्वेस्ट करने के पूरे प्रोसेस के अंदर इतना घपला हुआ कि पूरा प्रोसेस ही वो हो गया। तो मेरा अपना ये मानना है कि जहां जहां इन प्रिंसिपल, बिकॉज एक स्वीपिंग ब्रश से वो नहीं करना चाहिए, जहां जहां प्राइवेट सेक्टर कंपटीशन पॉसिबल है वहां वहां आप उसको प्राइवेट सेक्टर के जरिए छोड़ दीजिए। जो जो सरकार की जिम्मेदारियां हैं, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, सुरक्षा है, न्याय है, ये वाली चीजें सरकार को करनी पड़ेंगी। जहां जहां मोनोपोलीज हैं और कंपटीशन पॉसिबल नहीं है, वहां सोचने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज वहां पे प्राइवेट सेक्टर मोनोपोलीज एक और भी बड़ा राक्षस बन के खड़ा हो जाता है, जो कि सरकार से भी ज्यादा, सरकार भी खराब है लेकिन प्राइवेट सेक्टर मोनोपोली उससे भी बड़ा राक्षस है। वहाँ एक दूसरी तरह की सोच लानी पड़ेगी। नहीं, इसमें मूल मुद्दा ये है कि अभी हमको लगता है कि जो बड़ी अपॉर्चुनिटीज और जॉब क्रिएशन करना है और बहुत ज्यादा पब्लिक का पैसा बर्बाद हो रहा है, तो पीएसयूज जो है बहुत ही इनएफिशिएंट हैं और उसमें सरकार को अपना मालिकाना हक छोड़ना होगा, यानी 51% से नीचे लाना होगा। कई जगह करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, कई जगह करने की जरूरत पड़ेगी। इसमें मतलब वो करने की जरूरत नहीं है, कई जगह करने की जरूरत पड़ेगी, इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल, मैंने प्रिंसिपल्स डिफाइन कर दिए। मान लीजिए एक पीएसयू ऐसी है जो कि ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रही है जो मोनोपोलिस्टिक है नेचर में, उसको प्राइवेट करने के पहले सोचना पड़ेगा, बिकॉज आप प्राइवेट को दे दोगे वो और भी ज्यादा। तो वो प्रिंसिपल्स मैंने ले डाउन कर दिए हैं। इंडिया में जिस प्राइवेट सेक्टर की आप बात कर रहे हैं, आपके व्यूज मैंने सुने हैं, जिस तरह के ग्रोथ की जरूरत है वो प्राइवेट सेक्टर के बगैर पॉसिबल नहीं है। मैं तो आप, ये तो मुद्दा ही नहीं है प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर का। इस देश के अंदर बहुत जबरदस्त क्रिएटिविटी है, बहुत जबरदस्त एंटरप्राइजिंग स्पिरिट है लोगों की। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि भारत जो है वो एंटरप्रेन्योर्स का देश है, बिजनेस करने वालों का देश है। इसमें एक गरीब आदमी जो रिक्शा चलाता है वो भी बिजनेसमैन है, इस देश का किसान भी बिजनेसमैन है, और किसान सबसे हाई रिस्क बिजनेस करता है जिसमें कब ओले पड़ जाएं और कब बारिश हो जाए कुछ पता नहीं है उसका, और एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी बिजनेसमैन है। दिक्कत ये हुई है कि सरकारों ने लोगों की स्पिरिट को जकड़ के छोड़ दिया है। कोई कुछ कर ही नहीं सकता, कोई कुछ करता है तो सरकार कहती है नहीं ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये क्यों कर दिया तुमने, ये क्यों कर दिया तुमने। अगर ये सरकार को लोगों की कमर से उठा लो, इफ यू टेक देम आउट ऑफ देयर बैक्स, तो जनता की जो स्पिरिट है वो ऐसे मतलब अनलीश कर सकते हो आप उस पूरी एनर्जी को कि जॉब्स भी क्रिएट होंगे, और जनता, हमारे देश की जनता जो है, मुझे लगता है कि इस दुनिया की सबसे बेहतरीन क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन बन सकती है। बिल्कुल, क्योंकि आपके कई जगह विचार ऐसे आते हैं। पिछले दिनों मैंने बहुत सारे उन लोगों से बात की जिनसे आपने भी बातचीत की, अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में आप चूंकि कुछ अलग बोल रहे हैं, तो उन लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है जिनको लगता है कि शायद ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं 2014 के चुनाव के बाद। तो आपकी पॉलिसीज के बारे में क्लैरिटी उनको बहुत जरूरी है।
फॉर एग्जांपल एक तरफ तो आप बोलते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का रोल है, लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर के बारे में जो आपकी एक आलोचना है, उससे ये लगता है कि प्राइवेट सेक्टर को आप एक ब्रश से कह रहे हैं कि ये सब गलत। क्रोनी कैपिटलिज्म, मैंने बार बार बोला कि हम क्रोनी कैपिटलिज्म के, हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो बेईमानी से आज जानबूझ के धंधा कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं इस देश के अंदर जो ईमानदारी से करना चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी बनी हुई है कि उनको बिना रिश्वत के काम नहीं चलता। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, 99% लोग इस देश के ईमानदारी से बिजनेस करना चाहते हैं, उनको मौका नहीं मिलता। 1% लोग ऐसे हैं जो आज इस व्यवस्था का दुरुपयोग करके और चाहते हैं कि यही व्यवस्था कायम रहे। बिल्कुल ठीक है, हम उनके खिलाफ हैं। मैं कहां से आ रहा हूं, बिल्कुल आपकी बात को कोट करूंगा। आपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि देखिए प्राइवेट सेक्टर वाले पर मैं अपनी राय नहीं दे रहा था, क्योंकि अगर वो मैं राय दूंगा तो उससे मिडिल क्लास नाराज हो जाएगा ना। मैंने तो कोई एक बात आपकी ऐसी है जो आपको लगता है आपको नहीं कहना चाहिए? ना 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 ना, मैं आपको बता देता हूं उसका, वो जो जिक्र कर रहे हैं आप जिस बात का, XYZ इंटरव्यू में वो एंकर मुझसे ये कहलवाना चाहता था कि मैं सारे कॉरपोरेट सेक्टर को एक ब्रश में ये कहूं कि सारे हम सबके खिलाफ हैं। मैंने ये कहा मैं ये नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि हम भ्रष्ट कॉरपोरेट सेक्टर के खिलाफ। बिल्कुल ठीक है। उसने 3-4 बार प्रश्न पूछे इस तरह से घुमा घुमा के कि मैं ये कहूं कि सारा कॉरपोरेट सेक्टर खराब है, कॉरपोरेट सेक्टर खराब है, कॉरपोरेट। मैं कहा नहीं, कॉरपोरेट सेक्टर खराब नहीं है, कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर बदमाश है। उस परिप्रेक्ष्य में मैंने उसको बोला था कि उस परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा था कि अब इस प्रश्न को आप यहीं छोड़ दीजिए, अब आगे बढ़िए, मैं इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। बिल्कुल। दूसरा इशू सब्सिडी का बड़ा भारी है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी को जो बिल्कुल तोड़ मरोड़ रहा है वो इसी पॉलिटिकल क्लास के डिस्टॉर्शन की वजह से, सब्सिडी के कारण है। आपकी बातों से कई बार लोगों को ये डर लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा स्टेटिस्ट नजरिया रखने वाले व्यक्ति हैं, और अगर आप सब्सिडी का पैसा, जो कि मेरा पैसा है, जो प्रोडक्टिव इस्तेमाल हो सकता है, उसका इस्तेमाल अगर फ्रीबीज में होगा तो बड़ा गलत होगा। सब्सिडी पर आप अपना नजरिया साफ करिए। नहीं, सब्सिडी तो होगी, और पूरी दुनिया में हर देश में सब्सिडी है। एक भी देश ऐसा नहीं है जहां पे सब्सिडी नहीं है। कोई भी सरकार, उसका पहला काम होता है, जिन लोगों को, एक बड़ी अच्छी कहावत है, देयर शुड बी मोर इन लॉ फॉर दोज हु हैव लेस इन लाइफ। जिनको भगवान ने जिंदगी में कम दिया है, उनको कानून और सरकार को ज्यादा देने की ड्यूटी बनती है। तो अगर किसी के घर में पैसा नहीं है और हम कहें भाई पानी तो खरीद के ही पीना पड़ेगा आपको, तो अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो पानी नहीं पिएगा क्या? पानी तो पिएगा। बिल्कुल ठीक है। जिंदा कैसे रहेगा? तो अगर सरकार ये कहे भाई एक लाइफलाइन वाटर हम तय कर देते हैं, 10 किलोलीटर पर मंथ, 5 किलोलीटर, उस पर बहस हो सकती है। आप कहेंगे 5 होना चाहिए, मैं कहूँगा 10 होना चाहिए, पर एक लाइफलाइन वाटर तो होना चाहिए, ताकि जो गरीब आदमी है वो भी पानी पी सके। देखिए, इसमें इशू ये है ना कि बिल्कुल गरीब लोगों को जो टारगेट जो लेकिन मिलना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे जनता को एक तरह से भिखमंगन वाली उस पे ले आए हैं हम लोग। जैसे मतलब आज अगर आप किसी उसमें जाएं, किसी गांव में, मैं कई बार गांव में जाता हूं तो वो कहते हैं जी मेरा अच्छे मतलब संभ्रांत परिवार के लोग, जी बीपीएल में नाम नहीं आया मेरा, बीपीएल इस बात की होड़ लगी हुई है कि मुझे गरीबों की लिस्ट में मेरा नाम डलवाइए। गरीबों की लिस्ट में नाम आना तो एक गलत बात है कि मैं गरीब हूँ, लेकिन होड़ लगी हुई है कि गरीबों की लिस्ट में नाम आए। क्योंकि सब लोग अपने पॉलिटिकल इकोनॉमी को टारगेट करते हैं वोट लेने के लिए, तो उसके हिसाब से सब्सिडीज देते हैं। मुझे लगता है कि जो सब्सिडी उसका राजनीतिक नहीं है वो बड़ा गलत है। नहीं, मैं एफिशिएंसी के हिसाब से नहीं देखता, मैं जरूरत के हिसाब से देखता हूँ। एफिशिएंसी के हिसाब से तो आप ये देख रहे हो कि अगर एफिशिएंट डिलीवरी सिस्टम हो गया तो आप दे सकते हो। मेरा ये कहना है दोनों चीजें जरूरत है। सबसे पहली जरूरत है कि उसकी जरूरत है क्या, किसको जरूरत है, क्यों जरूरत है। अगर आप केवल राजनीतिक, आप ये कह दो चुनाव के पहले मैं सबको लैपटॉप बांटूंगा, तो ये तो कोई सब्सिडी नहीं है, तो बेकार में वोट लेने वाला एक शगुफा है। मैं सबको लैपटॉप बांटूंगा, मैं सबको साइकिलें बांटूंगा, ये तो शगुफा है वो लेने वाला। इवन इफ इट इज डिलीवरी इज एफिशिएंट, आई थिंक वो गलत है। बिल्कुल। पहली चीज तो ये कि वो किस चीज की जरूरत है। अब किस चीज की जरूरत है ये आप दिल्ली में बैठ के तय नहीं कर सकते। ठीक बात। अलग अलग गांव में अलग अलग जरूरत है।
इस गांव में पानी की जरूरत है, उस गांव में रोड की जरूरत है, इस गांव में इसकी जरूरत है, इस गांव में इसकी जरूरत है। पर यहाँ पे दिल्ली में बैठ के वो तय कर देते हैं पूरे देश के अंदर ये सब्सिडी होगी, पूरे देश के अंदर ये। हमारा ये कहना है ये पावर आप गाँव को दे दीजिए, गाँव के लोग बैठ के तय करेंगे कि हमारे यहाँ किस चीज की कमी है, वो चीज कर लेंगे। एक आंकड़ा आपके नजर में जरूर आया होगा, उसका जिक्र करके मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वो ये कि आजकल गाँव के 25% पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल, वो एक कमरे वाला होगा, कोई आदमी पढ़ाता होगा, शायद रजिस्टर्ड भी नहीं होगा, वहां पढ़ा रहा है। तो सरकार के जरिए जो हम हेल्थ और एजुकेशन चाहते हैं कि वो डिलीवर करे, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन हमको लगता है कि यहाँ पर प्राइवेट प्ले की बड़ी गुंजाइश है। क्या आप हेल्थ में और एजुकेशन में एफडीआई के पक्ष में हैं? नहीं, मैं हेल्थ और एजुकेशन के अंदर पहली चीज सरकार का रोल खत्म हो जाए इसके पक्ष में नहीं हूँ। सरकार का रोल खत्म नहीं हो सकता। सरकार का रोल खत्म करने का सवाल नहीं। तीन इसमें एफडीआई आए कि ना आए, मैं आता हूँ उसमें। 3 चीजें आ गई उसमें, एक सरकार का रोल आ गया, एक प्राइवेट सेक्टर आ गया और एक एफडीआई आ गई। मैं तीनों के ऊपर क्लैरिफाई, तो तीनों मिली हुई हैं एक दूसरे से। पहली चीज तो ये कि सरकार का रोल खत्म नहीं हो सकता। ये देश बहुत गरीब है और सरकार को अपनी जिम्मेदारी से सरकार भाग नहीं सकती। ये कह के कि चूंकि सरकार निकम्मी है, चूंकि सरकार इनएफिशिएंट है, इसलिए प्राइवेट कर दो। अरे प्राइवेट सेक्टर को भी तो सरकार ही रेगुलेट करेगी ना। अगर सरकार ही निकम्मी है तो उसको रेगुलेट कौन करेगा? फिर वो लूटेगा बैठ के। यही हो रहा है आज, हमारे कई स्कूल लूट रहे हैं। वहाँ पे स्कूल जो है वो माफिया बन गया, स्कूल जो है धंधा बन गया। तो मेरा अपना ये मानना है कि सरकार का रोल जो है वो खत्म नहीं किया जा सकता और सरकार को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को हम हटाने के पक्ष में नहीं है। सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा बना दो कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर लोग अपने बच्चों को भेजना ही ना चाहें। सरकार का वो अगर अच्छा हो गया, आपके हिसाब से एफडीआई आने से क्या फायदा होगा एजुकेशन में और हेल्थ में? हमको इस देश में अच्छी चीजें करने के लिए पैसे चाहिए, पैसे तो हैं। मैं अभी 49 दिन जब सरकार में था, देखिए मैं ये मानता हूँ, देखो सरकार के बजट की बात नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट के लिए जिस प्रकार का पैसा चाहिए वो हमारा अपना पैसा और हमारी जो सेविंग्स हैं उससे हम उस 8-9% ग्रोथ को अचीव नहीं कर सकते जो इस देश से गरीबी को मिटा देगा अगले 5 से 10 साल में। गरीबी को मिटाने के लिए हमको 9 से 10% का ग्रोथ चाहिए। उसके लिए जो पैसा चाहिए वो हिंदुस्तान के पास नहीं है सर, यही मैं आपसे समझना चाहता हूँ। 2 चीजें इसमें, एक तो पैसा ओवरऑल नहीं है या पैसा स्पेसिफिक सेक्टर में नहीं है। हमें ये दोनों चीजें समझनी पड़ेंगे। हमने पहले भी बोला था, इन प्रिंसिपल हम एफडीआई के खिलाफ नहीं है, लेकिन सेक्टर बाय सेक्टर हम लोगों को, इसलिए मैंने रिटेल का पूछा ही नहीं। रिटेल में मैं समझ रहा हूँ कि एक कंसेंसस की दरकार है, उसमें दिक्कत है। मैं आ रहा हूँ उस पर। तो सेक्टर बाय सेक्टर हम लोगों को समझना पड़ेगा। हेल्थ और एजुकेशन को मैं इतना क्रिटिकल और इतना इंपॉर्टेंट मानता हूँ, इसमें आपको एफडीआई नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार ये नहीं कह सकती जी हमारे पास पैसा नहीं है। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो बाकी सारी चीजें बंद करके, मान लिया सरकार अपनी जगह है। मैं तो अगर इन्वेस्टमेंट, मैं पब्लिक पॉलिसी के हिसाब से आपसे समझना चाहता हूँ कि आपको इस बात की जरूरत लगती है कि हेल्थ और एजुकेशन ऐसे सेक्टर हैं जहां विदेशी निवेश हमारी हेल्प करेगा। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि विदेशी निवेश के आने से क्या फायदा होगा। या तो कोई ऐसी नई तकनीक आ रही हो, अगर तो केवल पैसे के लिए हम ला रहे हैं। एफडीआई कई कारणों से लाया जाता है। एफडीआई केवल इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता। एफडीआई कई सेक्टर्स में जब आता है तो वो मैनेजमेंट क्वालिटी, खाली दफ्तर बिल्डिंग की बात भी मैं नहीं कर रहा हूँ। पढ़ाई की क्वालिटी, जिस तरह का सिलेबस चाहिए, जिस तरह की जानकारियां हमको चाहिए, जिस तरह के हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं, उसके लिए मेरा जेन्युइन बिलीफ है कि एजुकेशन में एफडीआई हेल्प करेगा। तो मैं इस पर आपकी पोजीशन जानना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट के नहीं चाहिए हमको। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ और एजुकेशन की जिम्मेदारी सरकार की है और इसमें आप इसमें एफडीआई वेलकम नहीं करते। ठीक है, मैं 2 जगह और पूछूंगा जो बहुत क्रिटिकल लगता है हम लोगों को। एक है डिफेंस और दूसरा है पेंशन और इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सेक्टर सर्विसेज में। इन 2 चीजों में इसमें आप एफडीआई स्वीकार करेंगे? देखिए सर, इंश्योरेंस वाले पे मैंने फ्रैंकली अभी स्टडी नहीं किया। इसमें 2 मत हैं, लेकिन प्रोज एंड कॉन्स का मुझे ज्यादा वो नहीं है। लेकिन डिफेंस के अंदर मुझे नहीं लगता, डिफेंस एक बहुत क्रिटिकल सेक्टर है और डिफेंस के अंदर एफडीआई आने से ठीक नहीं रहेगा। ओके, हमको लगता है कि चूंकि हिंदुस्तान सबसे बड़ा खरीदार है इस वक्त सुरक्षा सामग्रियों का, तो हमें अपनी जनरेट करनी है। अपनी जनरेट करने के लिए ही मुझे टेक्निकल नो हाउ और पैसा दोनों चाहिए मेरी शर्तों पर। जहां जहां टेक्निकल नो हाउ चाहिए वहां पे हमें एफडीआई की जरूरत हो सकती है। डिफेंस में जहां जहां टेक्निकल नो हाउ, केस बाय केस बेसिस पे डिफेंस में आप मानते हैं कि एफडीआई हो सकती है। बिल्कुल, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बता रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, ये एक मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूं, कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट की कमी है, पैसे की कमी है।
ऐसा फ्रैंकली मैं नहीं मानता। ना तो सरकारों के पास कमी है, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आपको चाहिए आप जाके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में वहाँ पे रेज कर लीजिए पैसा। बहुत, वी हैव अ बूमिंग स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बोथ इन टर्म्स ऑफ, जहाँ जहाँ हमें टेक्निकल नो हाउ, मैनेजरियल एक्सपीरियंस या इन चीज़ों की ज़रूरत है, वहाँ पे हमें बाहर से बोरो करना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ। थोड़ा सा मैं पजल हो रहा हूँ, पीछे जाऊंगा 1 मिनट के लिए। ऐसा तो नहीं है कि चूंकि आर्थिक चीज़ों को लेकर अभी समय कम है तो बहुत गहरी तैयारी नहीं हुई है, इसलिए आप लोगों ने अपना आर्थिक डॉक्यूमेंट करीब लो की ढंग से वेबसाइट पे डाल दिया। आप लोगों ने इसको बड़ा इवेंट नहीं बनाया, आप तो हर चीज़ को इवेंट बनाते हैं। नहीं सर, बना देंगे, आप कहेंगे तो बना देंगे, ऐसा भी क्या। क्योंकि मुझे लगता है इकोनॉमिक पॉलिसी पर आपसे इंतजार था और आपने वादा किया था कि आप अपनी पॉलिसी पब्लिक में शेयर करेंगे। बीजेपी कहा गया, बीजेपी छोड़िए ना, जाने दीजिए ना। बीजेपी जाने दीजिए सर, वो तो सरकार बनाने वाले हैं। सर देखिए, बीजेपी जाने दीजिए, आम आदमी पार्टी। आपके विचार जानने हैं सर मुझे। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बीजेपी कहा गया? बीजेपी का भी नहीं आया है, कांग्रेस का भी नहीं आया है। वो उनकी पिछले पॉलिसी के बारे में हमको कुछ मालूम है, उसमें जो अच्छा है बुरा है वो हमको मालूम है, आपके बारे में मालूम नहीं है। पिछले चुनाव में आ गया था उनका? बिल्कुल आया था ना। देखिए फिर वही देखिए सर, ये इंटरव्यू का समय बीजेपी और कांग्रेस पर नहीं, अरविंद केजरीवाल पर लगाना चाहता हूँ मैं ये जानने की कोशिश, मैं ये जान, जो पार्टी 105 साल पुरानी है। अच्छा ये मेरे को तो आज तक उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं समझ आई, आप थोड़ी सी उनकी भी बता दीजिए। चलिए अब इकोनॉमिक, जो पार्टी 40 साल पुरानी है, मेरे को आज तक उनकी एक ही उनकी पॉलिसी का वो नजर आता है कि इस देश को कैसे लूट लो। चलिए मैं देख रहा था कि इंटरव्यू के मेरे सवालों से गाइडेड होगा या आपके जवाबों से गाइडेड होगा, तो मैं ट्रैक चेंज करके पॉलिटिक्स पर आना चाहता हूँ। पॉलिटिक्स पर मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। आप रूलिंग पार्टी के खिलाफ विपक्ष लड़ता है, आंदोलन करता है, और विपक्ष में भी मतभेद हो सकते हैं। आप बनारस में जाके चुनाव लड़ने को तैयार हैं, आपको रायबरेली में सोनिया गांधी के सामने भी लड़ना चाहिए। हम लड़ रहे हैं ना सर, राहुल गांधी को लड़, आप राहुल गांधी के खिलाफ कुमार विश्वास लड़ रहे हैं। नॉन सीरियस कैंडिडेट, कुमार विश्वास नॉन सीरियस कैंडिडेट। आप मानते होंगे नॉन सीरियस? मैं राय दे रहा हूँ सर। वो आप गलत मानते हैं। आप नरेंद्र मोदी को बनारस के लिए चुन रहे हैं, आप सोनिया गांधी को या राहुल गांधी को अमेठी रायबरेली में आप क्यों नहीं चुन रहे? सर राहुल गांधी को हराने के कितने बड़े जाइंट किलर बनेंगे आप? अब मैं जवाब दूं? हाँ। राहुल गांधी को लड़ने के लिए कुमार विश्वास गए हैं। मोदी जी के खिलाफ मैं लड़ूं या ना लड़ूं, ये वाराणसी की जनता से पूछने के लिए मैं जा रहा हूं। आप कुमार विश्वास को छोटा मान सकते हैं, आप जरा सा जनता में जाके पूछे कि कुमार विश्वास की कितनी पॉपुलैरिटी है। नहीं, उसकी तकरीर के लिए बहुत पॉपुलर है। केवल तकरीर के लिए नहीं है, केवल तकरीर के लिए नहीं है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, जैसे आप लोगों ने हमें दिल्ली के चुनाव के पहले जिस तरह से 3 सीट 4 सीट दी थी, आप अमेठी का रिजल्ट देखेंगे तो आपको काफी आश्चर्य होगा। ओके, चलिए ये एक हम लोग इसका इंतजार करेंगे। दूसरी बात, हमको ये लगता है कि आप बनारस से लड़ेंगे। आप फिर कह सकते हैं कि आप तो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं और आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मान लीजिए आप वहाँ हार गए तो आप लोकसभा में नहीं होंगे। हमको लगता है आप जिस तरह के पॉलिटिकल रिफॉर्म की कोशिशें कर रहे हैं उसमें इस वक्त में आपको लोकसभा में होना चाहिए। सर हम देश बचाने के लिए जा रहे हैं, लोकसभा में एक एमपी बनने के लिए नहीं जा रहे। नहीं, लेकिन आप वहाँ पर बढ़िया मोदी जी को रोकना बहुत जरूरी है, राहुल गांधी जी को रोकना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी ने पिछले 10 साल में इस सरकार ने इस देश को उठा के मुकेश अंबानी को सौंप दिया। मुकेश अंबानी इस देश को चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी उससे मैं ये भी इंतजार कर रहा था कि आप मेरे इंटरव्यू में मुकेश अंबानी का नाम लेंगे कि नहीं लेंगे। क्योंकि आपने लिया है तो मैं 1 मिनट के लिए टोकूंगा। मैं बात तो पूरी कर लूं। आप जो अंधाधुंध फायरिंग करते हैं ना, उसमें इशू है सर। नवीन जिंदल के बारे में आपकी क्या राय है? मैं पहले ये बात तो पूरी कर लूं। नहीं, आप पहले नवीन जिंदल पे बताएं। मैं पहले ये बात पूरी करूंगा। ठीक है। ये क्या बात है? आपको इतना हर्ट क्यों हुआ मुकेश अंबानी के नाम से? ये अंधाधुंध फायरिंग के कारण कोई हर्ट नहीं हुआ है मुझे। सबको मालूम है कि वो हमारे इन्वेस्टर हैं और आप 50 बार बोल चुके हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आपको जो बोलना है बोलिए ना। कितना इन्वेस्टमेंट है उनका? आपको जो बोलना है बोलिए। सर बता तो दीजिए कितना इन्वेस्टमेंट है उनका इस चैनल में? हमने, हमारे प्रोमोटर ने उधार लिया है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन मैं इंटरव्यू देने नहीं लेने बैठा हूँ। इक्विटी में नहीं है? देखिए फिर अब देखिए, मैं पूछ रहा हूँ सर। रेटोरिक बातों से सब्सटेंशियल बातों में रहना अच्छा रहेगा। अरविंद केजरीवाल आप मुझसे बात कर रहे हैं, ठोस बातों पर रहिए। सर मैं आप रेटोरिक पर आएंगे, मैं बहुत बढ़िया से आ सकता हूँ आपके साथ। सर मैं तो पूछ रहा हूँ। आइए ना। इतना कर्जा लिया हमने। इक्विटी नहीं है? नहीं, इक्विटी नहीं है। कितना कर्जा? हमने कर्जा लिया है। सर मैं आपको मुकेश अंबानी के बारे में जो बोलना है मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ। नहीं 1 मिनट, मैं 2 मिनट लूंगा सर। चलिए ठीक है, बोलिए। आइए सर मैं ये कह रहा हूँ, पिछले 10 साल के अंदर यूपीए सरकार ने, गांधी परिवार ने, मनमोहन सिंह जी ने उठा के इस देश को कुछ चंद बड़े बड़े लोगों के कदमों में रख दिया, इंक्लूडिंग मुकेश अंबानी। ठीक है, बहुत ही गलत इंटरप्रिटेशन है। आपको लग सकता है, जनता को लग रहा है ठीक है। हाँ। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के जो अब तथ्य सामने आ रहे हैं, वो ये लग रहा है कि वो नरेंद्र मोदी जी इसको और जो बचा खुचा है
वो भी इनके कदमों में रख देंगे। इसीलिए इन दोनों लोगों से, इन दोनों पार्टियों से इस देश को बचाना बहुत जरूरी है, नरेंद्र मोदी जी से और राहुल गांधी जी से। इसीलिए इन दोनों को हराने के लिए, जो क्रोनिक कैपिटलिज्म की बात सर मैं बात तो पूरी कर लूं। हाँ, ठीक है, मेरा इंटरव्यू है, है ना? आपका समय हो गया। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बनारस से लड़ने के लिए मैं बनारस की जनता से पूछने जा रहा हूँ, और राहुल गांधी जी के खिलाफ कुमार विशाल। हम अपना धर्म कर रहे हैं सर, हम अपना कर्म कर रहे हैं। सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे तो समय बताइए। ठीक है, हो गया। मेरा सवाल ये है कि आप क्रोनिक कैपिटलिज्म की बात करते हैं, आप मुझे नवीन जिंदल के बारे में अपनी राय दीजिए। सर हमने तो कहा था उनको, जो लिस्ट 20 कितनी लिस्ट दी थी उसमें उनका नाम था। आप सुब्रत रॉय के बारे में अपनी राय दीजिए। सर सबका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेंगे मैं सर। आप तो यही करते हैं ना। सुब्रत राय भी अभी वो तो सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल दिया। बांटते हैं। देखिए अभी हम एक इंटरव्यू करने बैठे, हम बिग आइडियाज पर बात कर रहे थे। सुब्रत रॉय जी के बारे में आपको मालूम है, चलो बता रहा हूँ, पोजीशन क्रिएट कर देंगे। आ जाइए मेरे साथ। क्या चीज? आपको लग रहा है कि नेटवर्क 18 के साथ इंटरव्यू दे रहे हैं और मुकेश अंबानी को ले आएंगे तो आप एक बहुत बढ़िया तहलके वाला इंटरव्यू कर लेंगे, तो मैं तो तैयार हूं आपके साथ बात करने के लिए। सर आप इतने डिफेंसिव मत होइए। नहीं, मैं डिफेंसिव नहीं हूं। हर इंटरव्यू में, हर अपनी तकरीर में, हर भाषण में हमने मुकेश अंबानी जी का और अडानी का नाम लिया, पर मेरा कहना है लेकिन किसी भी इंटरव्यू में एंकर इतना डिस्टर्ब नहीं हुआ था जितना आप हो रहे हैं। आप अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो रहा हूँ। सर इस देश की जनता के ऊपर, इस देश की जनता के ऊपर जो इन लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की है ना, जाके देखिए जनता के घर का काम नहीं चल रहा है ना। अब आता हूं मैं, आपकी एक गंभीर आंदोलनकारी छवि जिसमें एक खास तरह की बिलीवेबिलिटी थी, उसको आपने अरविंद कैसे डैमेज किया है, इस पर मैं चर्चा कर लेता हूं। आपसे एक सवाल पूछूंगा छोटा सा। आप कहते हो मोदी की हवा नहीं है, फिर आप कैमरे पर पकड़े जाते हो कि मोदी की हवा है। आप कहते हो मोदी और मायावती में से एक को चुनना होगा तो मोदी को हेड पर गन रख दोगे तो चुन लूंगा, फिर आप डिनाई करते हो। फिर आप कहते हो नागपुर में जाकर के कि मीडिया को जेल में डालना होगा। आप तो खुद को ट्रिविलाइज कर रहे हो अरविंद जी। अब इस पे एक एक पे आए, तीनों पे। 3 इंसिडेंट्स आपने बताया। भास्कर ने एक इंटरव्यू किया था, वो इंटरव्यू तब किया था जब मैं दिल्ली से बाहर नहीं निकला था। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से जस्ट इस्तीफा दिया था, अगले दिन वो लोग आए थे। मैं भी मीडिया पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। पिछले 1 साल से मीडिया ने ऐसी हवा बना रखी है, ऐसी हवा बना रखी है, मोदी की हवा है, मोदी जी विकास पुरुष है, मोदी जी विकास पुरुष है, मोदी जी। मैं भी मानने लगा जैसे देश की दुनिया मानती है। सर मेरे को अब मेरा, आप अपना नैरेटिव सुना रहे हैं, मेरा सवाल स्पेसिफिक है। एक वक्त की पाबंदी के कारण हमको पॉइंटेड रहना चाहिए। आपने सर 3 आरोप लगाए हैं। हाँ। और मेरे को जवाब देने का समय देना पड़ेगा, नहीं तो इंटरव्यू लेने मत आते। नहीं, अगर जवाब ही नहीं देना था, आपको अपनी बातें सुनानी थी, तो सर आपका चैनल है सर, आप बैठ के सुनाते रहिए। नहीं, आई विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। हाँ, तो जैसे ही मैं दिल्ली के बाहर निकला, मैं पहले हरियाणा गया, मैंने देखा वहां तो कोई हवा नहीं है। हवा है, गुस्से की हवा है। मैं यूपी गया, वहां मोदी जी की कोई हवा नहीं है। मैं महाराष्ट्र गया, कर्नाटक गया, कोई हवा नहीं है। तो दोनों बातें सच है। मैंने भास्कर को कहा था मोदी जी की हवा नजर आती है, वो तब कहा था जब मैं दिल्ली से बाहर नहीं निकला था। लेकिन जब मैं दिल्ली के बाहर निकला मुझे हवा नजर नहीं है, मैंने ये भी कहा। ठीक है। दूसरा आपने कहा कोई XYZ ने क्या खड़ा होकर कह दिया कि अरविंद नहीं है। कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी में शेयर होल्डर्स के एक्टिविज्म को बढ़ाने वाले बहुत बड़े व्यक्ति हैं। कौन है? अनिल सिंघवी, जिनसे आपने बात की थी, और वो स्टैंड बाय कर रहे हैं इस बात पर कि आपने कहा था कि मोदी और मायावती में चुनने की बात आएगी तो डेवलपमेंट के कारण मोदी को चुनना पड़ेगा। सर वो कौन है, किसने खड़ा होकर कह दिया? कि वही मैं कह रहा हूँ कि किसने खड़ा होकर नहीं कहा, वो आपके आम आदमी जैसा ही बहुत इंपॉर्टेंट आम आदमी है। वहां पे 100 लोग मौजूद थे, किसी ने नहीं कहा, वो एक आदमी कह रहा है। तो एक 8 दिसंबर को आपके जीतने के बाद कहा था कि ये बहुत ही स्टनिंग विक्ट्री और स्टनिंग, वो जो मर्जी कहा था, अब वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, अब वो भाई अगर मैं सुनो तो सही, आपसे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए तो आप जिस हिकारत के साथ डिसमिस करते हैं ना सर, अगर बड़ा एरोगेंस है सर आपको एरोगेंस है। आप अगर झूठ मेरे ऊपर थोपेंगे, अगर आप, मैंने सुबह अगर कहा, चलिए अनिल सिंघवी वाला झूठ निकल, एक मिनट, अब मीडिया वाला जेल डालने वाला, एक मिनट मैं आ रहा हूँ। अनिल सिंघवी को अगर सवेरे किसी कॉन्फ्रेंस में मैंने ये कहा कि मोदी जी और मायावती जी के बीच में मैं मोदी जी को चुनूंगा, तो उसके 2 घंटे बाद मुझे एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? मैं क्यों कहूंगा ऐसा और क्यों उसको डिनाई करूंगा 2 घंटे के बाद? आप खुद ही सोचिए। तो वो आदमी झूठा है जो इस तरह की बातें कर रहा है, और फिर आपके चैनल्स कुछ प्रोपेगेंडा करते हैं जो उसकी बात को इतना दिखाते हैं बार बार। सर कहीं ना कहीं तो शक होता है कि भाई मोदी जी के फेवर में कुछ भी स्टेटमेंट चाहिए। भाई केजरीवाल से स्टेटमेंट मिल गया मोदी जी के फेवर में तो बड़े खुश हो गए सारे। मीडिया वाले में मैंने ये कहा था कि पिछले 1 साल से
इस देश के अंदर एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। नहीं वो तो पता है, बैकग्राउंड जेल डाल देंगे। वही तो बता रहा हूँ, यही बात मैंने वहां कही थी, पूरा सुनिए आप। पिछले 1 साल से मोदी जी के ऊपर गुजरात दंगों के छींटे हैं और वो छींटे छूट नहीं रहे। तो कुछ लोगों ने बैठ के स्ट्रेटेजी बनाई, एक षड्यंत्र रचा। उसमें ये कहा गया भी ऐसा करो, ऐसा दिखाते हैं कि गुजरात में मोदी जी ने बड़ा विकास किया, बड़ा विकास किया, बड़ा विकास किया। मोदी जी के गुजरात के अंदर लोग परेशान हो चुके हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, आप फैक्ट के साथ फेक इनकाउंटर कर रहे हैं। पूरे मीडिया ने मोदी जी के विकास को लेकर के कभी भी कोई स्टोरी नहीं की है। मीडिया उनके विकास की स्टोरी को इग्नोर करता रहा। ये बात तो मैं बिल्कुल दम लगा करके आपको कहना चाहता हूँ। मैं भी पूरा दम लगा के ये विकास की स्टोरी तो इस मेनस्ट्रीम मीडिया के बावजूद आई है श्रीमान। अब मैं भी पूरा दम लगा के ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी की स्टोरी को पिछले 1 साल से मीडिया ने खूब उठाया है। ठीक है, कौन से मीडिया ने? सारे मीडिया ने, सारे ने उठाया है। सुनिए तो सही, एक मिनट। फिर आप जनरलाइज कर रहे हैं। सर आप मुझे बोलने ही नहीं देंगे। अगर आपको ऐसे इंटरजेक्ट करना है तो सर आपका चैनल, आप बोलते रहिए। चलिए मैं आप पूरा 3 घंटे बोलिए ना अपने चैनल पे बैठ के, फिर इंटरव्यू लेने क्यों आते हैं? आराम से बात करने के लिए जाना जाता है। ये आराम से तो बात नहीं कर रहे हैं। जब से मैंने मुकेश अंबानी जी का नाम लिया है तब से आप बड़े डिस्टर्ब हो गए हैं। सर जिन लोगों से पैसे लेते हैं फिर उन्हीं की वो करिए ना, फिर क्यों दूसरों के इंटरव्यू? यही प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम है कि आप अचानक मैन ऑफ द स्ट्रीट की एक बड़ी राजनीति की बात करते हुए सड़क छाप स्टाइल पर उतर आते हैं। सर हम तो सड़क छाप है सर, हमारी भाषा भी बहुत खराब है। हम इस देश के बिल्कुल निकम्मे लोग हैं। नहीं सर आप नहीं, आप लोग बहुत अच्छे हैं सर। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इस देश को लूट लिया आपके उन मुकेश अंबानी जी ने। आपके मुकेश अंबानी जी ने इस देश को लूट लिया। हम मुकेश अंबानी जी के खिलाफ आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे। बिल्कुल सर, हम तो सड़क छाप है। फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लेकर के पीआईएल की ब्लैकमेल इंडस्ट्री चलाने वाले लोग, मार्क्सिस्ट वाले जो माओइस्ट वाले लोग हैं उनके साथ मिलकर के चलाने वाले, एक तरफ मेधा एक तरफ मीरा सान्याल, आप इस प्रकार का एक सर्कस चला रहे हैं। ये पॉलिटिकल चेंज नहीं है, ये सर्कस है। ये सर्कस ही है सर। हाँ। ये सर्कस ही है और ये सर्कस ही आप लोगों के इन किलों को ध्वस्त करेगी सर। आप देखते जाइए। ठीक है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सर्कस ही है सर। मुहिम के लिए निकले में, उस बड़ी मुहिम में ट्रिविलाइजेशन, प्रोपेगेंडा, क्योंकि एक अच्छा टीवी मिल जाएगा सर, इसी पर आजकल लोग आपसे बड़े नाराज हो रहे हैं। एक बड़ा तबका जो आपके साथ आप जैसे लोग नाराज हो रहे हैं सर। मुकेश अंबानी, आप ही जैसे लोग नाराज हो रहे हैं। हम जनता तो बड़ी खुश है। आपके सीएसडीएस के सर्वे ने यह बताया कि बहुत बड़ी सफलता होने के बाद बड़ी पॉपुलैरिटी थी, अब जब से दिल्ली की सरकार छोड़ करके भागे पॉपुलैरिटी आपकी गिर रही है। आपको वो आंकड़े देखने को मिले होंगे। आपको तो खुश होना चाहिए सर। नहीं, मैं हमारी पॉपुलैरिटी खत्म होगी तो आपकी रोटी चलती रहेगी सर। मैं तो जिस दिन हम सफल हो गए सर, आप लोगों की फिर दिक्कत हो जाएगी ना। आपको तो खुश होना चाहिए, हमारी पॉपुलैरिटी गिर रही है। ठीक है, यू शुड बी हैप्पी। चलिए तो अब हम वापस लौटें कि मीडिया को जेल भेजेंगे आप? सर मैंने ये कहा था कि एक प्रोपेगेंडा चल रहा है और उस प्रोपेगेंडा के तहत जिन जिन मीडिया हाउसेज ने ये प्रोपेगेंडा किया उसकी जांच होनी चाहिए और जो लोग दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, तो वो क्वालिफाई किया, सबको जेल जाना चाहिए? उसमें लिखा था जो जो दोषी हैं उनको सबको जेल जाना चाहिए। जो दोषी आपने नहीं बोला है वो वीडियो अवेलेबल है, अभी चलाऊं? दिखाइए। अरविंद जी, अभी हमने वो क्लिप देखने की कोशिश की थी और हम लोग इस बात पर एग्री कर रहे हैं कि उसमें यह है कि जांच होनी चाहिए और सबको जेल भेजा जाना चाहिए। तो जांच के बाद जो भी हो उसका परिणाम, इस पर हम लोग एग्री कर रहे हैं, ये बात हुई। अब आपसे मैं आखिरी सवाल पूछूंगा, क्योंकि मोदी के विकास की बात हुई। आप फैक्ट्स का कैसे फेक इनकाउंटर करते हैं वो बताता हूँ। ये 800 सुसाइड गुजरात में, किस पीरियड में? पिछले 10 साल में। पिछले 10 साल में। आप आइसोलेशन में फैक्ट बोल के सोच रहे हैं कि मोदी को आप डैमेज कर रहे हैं, आप मोदी का फायदा पहुंचा रहे हैं। हर साल किसानों की वहां पर एवरेज 500 मौतें हुई हैं पिछले 5-7 सालों में। महाराष्ट्र में 3000, पश्चिम बंगाल में 1000 से ज्यादा। आप आंकड़े आइसोलेशन में बोल रहे हैं तो उसका अर्थ ये है, जब साथ में पढ़ा जाता है कि लो सुसाइड स्टेट है गुजरात, वहां के फार्मर डिस्ट्रेस कम है जिसके कारण आत्महत्याएं हो रही हैं। 1/6 आत्महत्याएं हो रही हैं गुजरात में कंपेयर टू महाराष्ट्र। पश्चिम बंगाल में ज्यादा हो रही हैं और हाउस वाइफ्स की सबसे ज्यादा हो रही हैं, लेकिन उसमें पॉलिटिकल मामला नहीं बनता, उससे किसी वोट तबके को आप अपील नहीं कर सकते। तो मैं आप जिन आंकड़ों को लेकर के उठा के उछाल देते हैं बाजार में, आपको किसी ने फैक्ट के साथ कन्फ्रंट नहीं किया है। तो 800 वाले पर आप एक्सप्लेन करिए कि ये आंकड़ा आप कहां से लेके आए? उसके पहले का क्या आंकड़ा? गुजरात का 2001 के पहले का क्या आंकड़ा?
2001 कंपेयर टू अदर्स। मैं 2001 से लेके अभी तक के आंकड़े की बात कर रहा हूँ। 2001 के पहले के आंकड़े लो एग्रीकल्चरल ग्रोथ में, जहां फार्मिंग डिस्ट्रेस और सिंचाई से जुड़ी हुई समस्याएं हों, उसके एक अलग इश्यू हो सकते हैं। लेकिन अभी आप बात कर रहे हैं मोदी के राज में। एक मिनट, एक तो 800 आंकड़ा, आप ही के आंकड़ों को मैं 2 कदम आगे बढ़ा रहा हूँ। मोदी जी के टाइम में आपने दूसरे स्टेट से कंपेयर किया, प्री मोदी पीरियड में भी आप जरा दूसरे स्टेट से कंपेयर कीजिए, तो ये पता चलता है कि प्री मोदी पीरियड में भी गुजरात वाज अ रिलेटिवली लो सुसाइड स्टेट, एंड दैट कंटिन्यूज टू बी द केस। दैट कंटिन्यूज टू बी द केस। सो जो हम कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे गवर्न कर, मैं आइसोलेशन में फैक्ट, मैं बोल तो लूं, मुझे तो बोल लेने दीजिए, आपको अपनी आवाज बड़ी प्यारी है। तो मोदी जी के पीरियड में, चूंकि आप लोग बार बार कहते हैं कि मोदी जी बहुत विकास पुरुष, मोदी जी बहुत विकास पुरुष, उनके पीरियड में तो ये लो सुसाइड भी खत्म होने चाहिए थे, तभी तो हम विकास पुरुष मानते। अगर पहले भी लो सुसाइड स्टेट था, अभी भी लो सुसाइड स्टेट है, तो वो तो बरकरार ही रहा। 800 लोगों ने अगर अपनी जान गई, तो उनकी जान क्यों गई, इसके ऊपर विचार होना चाहिए था, इसके ऊपर स्टडी होनी चाहिए थी, उन कारणों को मिटाया जाना चाहिए था। उन कारणों को मिटाने की बजाय उन कारणों को और एग्रेवेट किया गया। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। अरविंद जी, आई रियली ट्राइड टू डू इंटरव्यू बेस्ड ऑन सब्सटेंस, बट वी एंडेड अप वेयर वी एंडेड अप। अरविंद जी, इस बातचीत के लिए शुक्रिया। आप जिस मुहिम के लिए निकले उसमें भगवान आपको कामयाबी दे। शुक्रिया।